नमस्कार दार न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बेहद खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ाते हुए यूएसएस त्रिपोली जैसे विशाल युद्धपोत के जरिए करीब 3,500 सैनिकों को क्षेत्र में तैनात कर दिया है। इस जहाज के साथ अत्याधुनिक F-35B फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ओस्प्रे विमान भी मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। दूसरी ओर ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि और मिसाइल व ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे खाड़ी देशों में हमलों का लगातार चल रहा है, जबकि इसराइल और लेबनान के बीच भी संघर्ष तेज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा? क्या अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की ओर बढ़ रहा है, और इस पूरे संकट का असर दुनिया और भारत पर कितना पड़ेगा? कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ चीजें समझाएंगे आपको, फिर हम चर्चा जरूर करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे और उनसे भी इन सब बातों को समझेंगे। अमेरिका सैन्य तैनाती। अमेरिका ने यूएस त्रिपोली के जरिए 3,500 सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। यूएसएस त्रिपोली एक विशाल एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो जमीन समुद्र दोनों पे कारगर साबित है। जहाज में F-35B फाइटर जेट और MV-22 ऑस्प्रे तैनात किए गए हैं। यह तैनाती अमेरिका की सैन्य तैयारी और दबाव रणनीति को दर्शाती है। यूएसएस त्रिपोली जापान से रवाना होकर सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा है। अमेरिका ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी खाड़ी की ओर भेजा है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। सैन्य तैनाती लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है। पहले से यूएसएस लिंकन और यूएसएस फोर्ड क्षेत्र में मौजूद है। इससे अमेरिका की नौसैनिक ताकत 3 गुना तक बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका सैनिकों की कड़ी चेतावनी भी दी है। तो इन सब चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को समझेंगे कि आने वाले समय आखिर किस तरह से देखा जा सकता है इस युद्ध के अंदर। दो खास मेहमान, ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट, और करोड़ी सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुरुआत मैं ब्रिगेडियर सर से करूंगा। सर, अब आप इस युद्ध को किस ओर जाता देख रहे हैं? एक तरफ बातचीत की बातें सामने आती हैं, दूसरी तरफ लगातार एस्केलेशन देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो क्रिटिसिज्म है प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का, क्योंकि वो बयान बदलते हैं या उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वो मेरे ख्याल में सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। परंतु इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उनका समर्थक हूं। मैं ये बिलीव करता हूं कि जो कुछ वो हो रहा है, जो उन्होंने लॉजिक दिया है कि न्यूक्लियर से मिसाइल था, दुनिया को खतरा था या अमेरिका को खतरा था, वो अगर सही है भी है तो ये काम था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेटेड इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फोर्स, जिसको लगाया जाता है एक सेंट्रली, और उनका काम था, अमेरिका का काम नहीं था दादागिरी दिखाना। परंतु मैं ये भी कहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई ऑफ द कफ नहीं हो रहा है। वो कहते हैं देयर इज अ मेथड इन मैडनेस आल्सो। ये बहुत ही सोची समझी चाल है, तरीके से चल रहे हैं। सिर्फ एक गलती उनसे ये हुई है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस युद्ध के दौरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसका महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको फ्री रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल एक किस्म की प्रेपोजिशन है आज की डेट में। मिलिटरली आप उसको नहीं खोल सकते चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वो उन्होंने रियलाइज किया है कि ईरान जो अपनी स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखा के इतना अपने वो दिखा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ही इज अंडर प्रेशर फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया के ऊपर एक आर्थिक संकट मंडरा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाने की वजह से। और दूसरी तरफ अमेरिका की जो पब्लिक है वो भी उनके अगेंस्ट होती चली जा रही है। परंतु एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूं कि अमेरिकन के बारे में जो बातें होती हैं, हम अल जजीरा और आरटी या दूसरे चैनल पे देखते हैं, वो फॉरेन चैनल पे देखते हैं, उसमें बहुत सारे अमेरिकन उसको समर्थन भी करते हैं। जैसे आज रजा पहलवी, हालांकि उसका पर्सनल एजेंडा है कि अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है और वो उसका प्रेसिडेंट बन जाता है, परंतु उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो आज की डेट में जो युद्ध की जो स्थिति ये है कि अमेरिका ने ईरान को बहुत ज्यादा पाउंड किया है। ईरान अमेरिका की दुखती नस को समझता है, बल्कि दुनिया की दुखती नस को समझता है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होती है, उसका ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए कम से कम 5 साल लगने का इम्कान है। और 5 साल मीन कि दुनिया की
इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर तबाह हो जाएगी, कोई अछूता नहीं बचेगा। तो हमारी ईरान की ये हालत है कि भाई सनम हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो विच इज नॉट अ गुड प्रपोजिशन, ये खतरा ह्यूमैनिटी के लिए है। तो यहाँ पे ट्रंप के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किसी तरह से बातचीत शुरू करे, परंतु बातचीत का अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। बहुत सारी प्रपोजिशंस दी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, जेडी वैंस, मार्को रूबियो, कुशनेर और वो उनके जो विटकॉफ वगैरह पाकिस्तान में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ईरान उनको आउटराइटली रिजेक्ट करता चला जा रहा है। तो मेरे हिसाब में जो ईरान कर रहा है वो जी। हो सकता है एक ब्रावोडो हो, एक बड़ी सुलझी हुई पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो ये अभी जो लड़ाई इस वक्त है, ये हो गई है पर्शियन सिविलाइजेशन वर्सेस अरेबिक सिविलाइजेशन। ये हो गई है बिटवीन शिया और सुन्नी। ये हो गई है बिटवीन ईरानियंस एंड इजराइलीज, एंटीसेमिटिज्म वगैरह वगैरह, बहुत सारी डायमेंशन जुड़ गई हैं। तो इसलिए ये इस वक्त जो युद्ध है खत्म होने की कगार पर नजर नहीं आता है, क्योंकि वो टेबल पे वो आएंगे नहीं। और जितनी सारी आपने बोला, ये यूएसएस त्रिपोली की बात करी है, 3,500 मरीन कमांडो, ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, साथ में 9,000 पैराट्रूपर्स, 2,000 स्पेशल फोर्सेस, ये सब तैयार खड़े हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर ये तैयार खड़े हैं, अगर ये कल को ये ऑक्यूपाई कर भी लेते हैं, तो भी जो इस वक्त जो ईरान के पास जो बचा कुची स्ट्रेंथ बची है, उससे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करना खोलना बड़ा मुश्किल होगा। और अभी आपने देखा होगा हुतीज में बाबल मंडप को भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जी। और वहां पे भी इन दोनों को मिला के, इन दोनों चीजों को मिला के देखें तो ये दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, जो कम से कम 5 साल में बहुत जबरदस्त बर्बादी होगी, जो उसको रिकवर करने में शायद अगले 50 साल लग जाएंगे। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा प्रोड्यूसर का। सर, आप किस तरह देखते हैं सब चीजों को? एक तरफ बातें ये भी निकल के सामने, पाकिस्तान में सऊदी, तुर्किया और विश्व के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो चल रही है। तो क्या कोई हल निकलने की उम्मीद है इस बैठक के अंदर, और पाकिस्तान ही इस्लामाबाद के अंदर बैठक? देखिए साहिल, हल कहाँ है? क्योंकि आपने कहा कि 2 शिप आ रहे हैं, उससे पहले फोर्ड और अब्राहम लिंकन भी आ चुके हैं, और वो इंटरनेशनल वाटर है, अमेरिका के शिप वहां मूव कर सकते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या अमेरिका ऐसा दुस्साहस करेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा? क्योंकि अमेरिका की अब जो हालात है, उस हालात में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को अकेलेपन की तन्हाई परेशान कर रही है। वो निकलना चाहते हैं, इजराइल निकलने नहीं देगा। इजराइल ने बड़ा मुश्किल से अमेरिका को एक चक्रव्यूह में फंसाया है, और अब कैसे निकले अमेरिका उसके लिए छटपटा रहा है। तो निकलने की कोई संभावना नहीं है, कंटिन्यू वो कर नहीं सकता, बूट्स और ग्राउंड अकेला भेज नहीं सकता। तो अमेरिका के सामने कोई विकल्प नहीं है। आपने बातचीत के लिए कहा, देखिए इससे पहले भी सऊदी में जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित सब बैठक कर चुके हैं। ह्यूमन राइट्स में भी ये सब कंट्रीज कह चुके हैं कि भाई हमारे ऊपर जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पे ईरान अटैक नहीं करे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कह चुके हैं। तो इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। और अगर इस पूरे महीने के हम डेवलपमेंट्स देखें, तो इनिशियल स्टेज पे दुनिया का ओपिनियन था वो लगभग डिवाइडेड था। खोमेनी के रिजीम के समर्थन में नहीं थे लोग, लेकिन एक महीने से जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो ईरान का समर्थन जन सामान्य में बढ़ गया है। और इसमें अमेरिका का आइसोलेशन, 2 दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन आया, और वो तो अलग था, स्लेवरी पे था, स्लेवरी इज द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उस पे था। अमेरिका ने विरोध किया, उसमें केवल 3 देश थे, इजराइल, अमेरिका और अर्जेंटीना, और कोई अमेरिका के साथ नहीं है। यूरोपीय कंट्रीज थे, वो अमेरिका के विरोध में नहीं जा सकते थे, इसलिए वो अब्सेंट रहे। तो अमेरिका इतना आइसोलेशन में आ गया है कि दुनिया का कोई देश उसके साथ नहीं है, कोई उनका ओपिनियन उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति अमेरिका की 80 साल में कभी नहीं रही। अब वो बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, और रास्ता ढूंढने में उनको मालूम था कि जो 4 लोग पहले से, ट्रंप ने खुद ने भी एडमिट किया कि इन्होंने मुझे फंसाया है, उसमें कुशनर है, विटकोफ है, रूबियो है, हेग्सेथ है, तो उनको नेगोशिएशन प्रोसेस से हटके आगे किया है वेंस को।
और वेंस चाहता है कि इस युद्ध से निकला जाए। अगर नहीं निकले तो अगले 2028 में चुनाव होगा, जिसमें कि संभावित कैंडिडेचर है वो वेंस की है। तो वेंस चाहता तो है, लेकिन नेगोशिएशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अपना हिंदुस्तानी मीडिया और दुनिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। मेरा तो सवाल अभी है कि कहाँ मीडिएशन है, कहाँ नेगोशिएशन है। कल ही अमेरिका इजराइल ने वहां तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अटैक किया, यूनिवर्सिटी पे, स्कूलों पे अटैक। तो सिविलियंस पे जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, क्या ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा है जिसमें नेगोशिएशन हो सकता है? इजराइल को वो सम्मिलित नहीं करना चाहते नेगोशिएशन में। क्या बिना इजराइल के कोई नेगोशिएशन हो सकता है? ईरान की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज किए बगैर कोई नेगोशिएशन हो सकता है? और अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो अमेरिका की 100% डिफीट हो गई। तो अगर ईरान की स्थिति को रिकॉग्नाइज नहीं करे अमेरिका, तब कोई समझौता नहीं करे, तो अमेरिका की जीत हो सकती है, लेकिन वो करनी पड़ेगी। तो आज की स्थिति में अमेरिका के सामने निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। और एक हलचल की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के सामने दो विकल्प हैं, या तो पूरी दुनिया को वो खतरे में डाल दे, अप टू न्यूक्लियर ऑप्शन तक चला जाए। दूसरा यह है कि वो अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन को ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट कर ले और सब देशों के साथ, दुनिया के यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, रशिया, इन जो मेन कंट्रीज हैं, इनके साथ बैठ के एक दुनिया के बारे में कुछ सकारात्मक सोच रखे, या संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करे। तो ट्रंप तो शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने में लगे हुए हैं, पिछले टर्म से ही। उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, नेगोशिएशन इनके साथ वो कर नहीं सकते। इजराइल ने अब फंसा दिया, और अब इजराइल खुद इधर ईरान की तरफ कम है, वो लेबनान की तरफ ज्यादा हो गया। तो वो अमेरिका को कह रहा है ईरान से आप निपटिए, और कल से हुती और एक्टिव हो गए, वो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। तो कहीं कोई समझौते की संभावना नहीं है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, खतरे से खाली नहीं है, पीछे हटना बहुत खतरनाक है। उसमें तो अमेरिका लगभग जो उसका एम्पायर है वो कोलैप्स हो जाएगा। अब अमेरिका क्या करे? तो ऐसी स्थिति में क्या करे अमेरिका, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है, इजराइल के लिए, ईरान के लिए नहीं है। क्योंकि ईरान तो केवल रिटालिएट कर रहा है, कोई इनिशिएटिव ईरान नहीं ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। और ईरान को यह मालूम है कि हमें तो बर्बाद होना है, लेकिन इस वार को हमें फाइनल स्टेज पे ले जाना है, लास्ट कंक्लूजन तक ले जाना है, भविष्य में बार बार ये झंझट न हो। इस तरीके से ईरान डिटरमिन्ड है। और जो स्ट्रेटेजी हो सकती थी अमेरिका के लिए, रिजीम चेंज की, आपस में टुकड़े करवाने की, दो कुर्द को या बलूच को या अजरी को भड़काने की, या दूसरे देशों को भड़काने की, अपने नेटो के सदस्यों को तैयार करने की, लड़ने के लिए, मिडिल ईस्ट के कंट्रियों को तैयार करने के लिए, सब स्ट्रेटेजी अमेरिका की फेल हो चुकी है ईरान से डील करने में। और ये अकेलेपन का एहसास अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। साहिल, ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा आपका, मैं करूंगा ब्रिगेडियर सर का। अच्छा सर, यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, ये दूसरा हमला किया है उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल अपनी कार्रवाई नहीं रोकता है तब तक ये हमले जारी रहेंगे। एक चेतावनी हुती विद्रोहियों ने भी दे दी है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती जो है ये अमेरिका और इजराइल के लिए है, और खासतौर इजराइल के लिए। देखिए, ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, हुतीस के साथ पहले भी डील किया जा चुका है। परंतु अभी डेवलपमेंट्स ये हैं कि ईरान ने हुतियों को भी उकसाया है, क्योंकि इस वक्त यमन को वही कंट्रोल करते हैं, उनको उकसाया कि आप भी आइए और बाब अल मंडब को ब्लॉक करने की कोशिश कीजिए। परंतु यहाँ पे मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने, जो मैंने बोला, उनके पास शेल लाइन है, एक पाइपलाइन, और दूसरी जो अपना यूएई में थ्रू निकलती है, ACBD ऐसे कुछ उसका नाम है, वो दोनों चल पड़ी हैं और फुल टाइम पे काम कर रही हैं। परंतु वो सिर्फ आपकी डेफिशिएंसी है 20 मिलियन टन, 20 मिलियन बैरल्स पर डे की कमी है। तो 15 आपकी अभी भी डेफिशिएंसी, 5 उन्होंने कर दिया है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, उन्होंने अपना जो रेड सी वाला पोर्ट्स है उनको खोल दिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ना कि पर्शियन गल्फ का।
अब अगर वो खोला है और हुतीज उनको इंटरडिक्ट करते हैं तो बात तो वहीं आती है। तो खबर ये है, अब मेरे पास कंफर्म नहीं है, परंतु मैंने किसी चैनल पे सुना है, फॉरेन चैनल के ऊपर, कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने मिलके हुतीज को बोला कि भाई तुम जरा आराम से बैठो, तुम बीच में नहीं आओगे, और उसके बदले में उनको कुछ ऑफर किया। हालांकि हुतीज और सऊदी अरेबिया की लड़ाई जारी है, वो परमानेंट वॉर है बिटवीन द टू कंट्रीज। जो पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान के जनरल वहां पे लड़ते हैं हुतीज के साथ यमन के अंदर। तो अभी यमन पे उनका कंट्रोल है, परंतु कुछ किस्म का वहां पे वो बन गया है, एक किस्म का समझौता कह लें या जो भी है। तो वो एक छोटा मोटा है, बट दिस इज नॉट, ये पूरा काफी नहीं है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसराइल पे वो हमला कर सकते हैं और इसराइल भी उन पे हमला करेगा, बल्कि वो ज्यादा वल्नरेबल है वीजा विद इसराइल। और इसराइल इस वक्त जो है वो हुती के साथ भी लड़ेगा, हिजबुल्लाह के साथ तो लेबनान में बहुत आगे जा चुका है। वहां आज उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट भी जो मारे गए हैं, जी उसमें सर। बड़ा हो रहा है। लिटानी रिवर तक के सारा का सारा सदर्न लेबनान जो है उसको वो बफर जोन बनाएंगे या ऑक्यूपाइड जोन बनाएंगे। तो वहां पे बहुत सारी उनके अगेंस्ट बातें आ रही हैं लेबनान की तरफ से भी। तो वो पूरा फ्रंट खुला है, ईरान के साथ खुला है, वो तीन जगह लड़ रहे हैं। और उनका सिर्फ मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से अमेरिका यहां से ना निकले, और अगर फाइनली कल को निकलता भी है तो उसमें जितनी मैक्सिमम डैमेज वो ईरान को कर सकते हैं, हिजबुल्लाह को कर सकते हैं, हुतीज को कर सकते हैं, हमास को तो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो मैक्सिमम इसमें से अपना जो पाउंड ऑफ फ्लैश निकालें और इसको वंस फॉर ऑल खत्म करने की कोशिश करें। जी ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, मैं करोड़ी सर कर करूंगा। सर एक बात और निकल के सामने है, हालांकि इस चर्चा से थोड़ी सी हटके है। अमेरिका का समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो क्यूबा की बात भी अब कर रहा है ट्रंप। उस चीज को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अमेरिका अब किस तरीके से बचा जाए यही हो रहा है। अमेरिका में विरोध हो रहा है ट्रंप का, उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई। और जब देखिए हार की तरफ जाते हैं ना, तो दोस्त साथ छोड़ जाते हैं। ये एक सामान्य प्रवृत्ति होती है व्यक्तियों में भी और दोस्तों में और या देशों में। तो इसमें आज इजराइल की जो स्थिति हो रही है, इजराइल की जनसंख्या केवल उतनी है जितनी भारतीय लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, इतनी है, ज्यादा नहीं है इजराइल की पॉपुलेशन। लगभग 9 मिलियन, 9-9.5 मिलियन के करीब है। अमेरिका इजराइल के पास अब सैनिक नहीं है। और इजराइल में जो जूज हैं वो 4 कैटेगरी के हैं, एक कैटेगरी के नहीं है। एक तो जो रशिया, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी से आए हैं, जिनका डोमिनेशन है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा उनका होता है, ब्यूरोक्रेसी में वो होते हैं, वो चलाते हैं जर्मनी, वहां के इजराइल के शासन को। दूसरे हैं पुर्तगाल और स्पेन से आए हुए हैं, उनको वो लोअर कैटेगरी का मानते हैं। तीसरे हैं यमन के, लेबनान के, सीरिया के, यहाँ के हैं। और चौथे हैं इथोपियन। तो अब जो सेना में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, उन्होंने एक कंपलसरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू की। और वहां लोगों ने जो अलग तरीके के, जिनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा, जिनको दबा के रखा, जूज को, अलग एथनिसिटी वालों को, अलग रेशियल ग्रुप को, अब वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इंटरनल संकट आ रहा है इजराइल के, वो और भी भयंकर है। बाहर वालों से तो वो डील कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है, साइज इतनी छोटी है, तो वो उसके लिए बचना मुश्किल हो रहा है। 5-7 दिन का वार होता तो चल जाता, अब महीने भर का हो गया। और अगर महीने भर भी और चला तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ये हालत इजराइल की हो गई है। और जूज में भी कुछ एक्सट्रीम वाले जूज हैं, कुछ लिबरल हैं, कुछ एग्नोस्टिक हैं, जो धर्म वर्ग में ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो इतने छोटी कम्युनिटी में इतना डिवीजन है, वो अब जो ही इजराइल कमजोर हो रहा है तो वो सामने आ रहा, दिखने लग गया है कितने क्रैक्स हैं इजरायली सोसाइटी में। तो ये जो चुनौती आ रही है, ये ईरान के लिए एक प्लस पॉइंट बन रहा है, लीवरेज बन रहा है। और ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसको मैं बोलचाल में अनाकोडा स्ट्रेटेजी कहता हूं। वो एक पानी का संकट खड़ा करेगा, केवल इजराइल में नहीं, दूसरे देशों में भी। दूसरा, वो एनर्जी के जो पावर प्लांट है इजराइल का, क्योंकि इजराइल का अगर एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का पावर प्लांट को खत्म कर दिया तो 20% इजराइल अंधेरे में चला जाएगा। अगर ईरान पे अमेरिका और इजराइल करते हैं तो केवल 3% एरिया है, लोग हैं, वो ही अंधेरे में जाएंगे। तो ईरान ने इतना डिसेंट्रलाइज कर रखा है, केवल मिलिट्री को नहीं, केवल डिफेंस फोर्सेस को नहीं, हर चीज को, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है,
पावर प्लांट्स हैं। तो इजराइल में इस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि इनके पावर प्लांट से हिट करें। तीसरा, वो चाहते हैं कि इजराइल में जो सप्लाई है वो तो एक दो बंदरगाह से आता है, और उन दोनों बंदरगाहों पे ईरान ये कर रहा है कि यहाँ गड्ढे गड्ढे मतलब मिसाइल दाग दो, जहाज पे नहीं। जहां जहाज आते हैं उस रास्ते में, तो जहाज आगे पोर्ट पे पहुंचेंगे नहीं तो अनलोडिंग नहीं होगा तो कैसे सामान पहुंचेगा। तो वो भूखे भी मारना चाहते हैं। तो ईरान की जो रणनीति है, ईरान के पास देखिए मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, सेना तो जरूर है लेकिन तकनीकी नहीं है, पैसा भी नहीं है, इकोनॉमी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन केवल रणनीति और जज्बात से जिस तरीके से वो अमेरिका और इजराइल दोनों को डिफीट दे रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है मिलिट्री हिस्ट्री में। मिलिट्री हिस्ट्री तो दीवान साहब ज्यादा जानते हैं, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड है ईरान का 1 महीने तक भी स्टैंड करना इतनी पावरफुल फोर्स के सामने। तो मुझे लगता है कि अमेरिका क्यूबा में अभी कुछ नहीं करेगा। वो ये तो ट्रम्प की रणनीति तो है, लेकिन अभी इस वक्त वो क्यूबा में उलझेगा नहीं। अभी तो उनके सामने प्रायोरिटी है कि इससे निकला कैसे जाए। और दोस्त एक साथ नहीं है, न मैक्सिको साथ है, न कनाडा साथ है, न यूरोपियन कंट्रीज हैं। नाटो में डिवीजन हो गया, वो नाटो को धमकी दे रहे हैं ट्रम्प साहब कि मैं नाटो में नहीं रहूंगा, तो नहीं रहूं तो निकल जाओ। तो यूरोपियन कंट्री भी अपने इस आग में हाथ नहीं जलाना चाहते, वो भी उलझना नहीं चाहते। तो अब निकले कैसे, वही जो पुरानी बात थी, मैं उसी पे आता हूं कि अमेरिका के लिए बहुत संकट है। या तो इससे अच्छा है अमेरिका अपना ग्रेसफुल डिक्लाइन एक्सेप्ट कर ले, जैसे यूरोपियन कॉलोनियल इंपीरियल पावर्स थे वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सेप्ट कर लिया, कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कर दिया। और अमेरिका को यह रणनीति छोड़ देनी चाहिए कि अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर दुनिया में चलेगी, हर जगह अमेरिका स्पॉन्सर करेगा वही शासक होगा। यह रणनीति अमेरिका को छोड़ देनी चाहिए। और जो मिलिट्री और टेक्नोलॉजी का एक तरह का अहंकार है, उसमें हुबरी है, उसको ओवरकम करना चाहिए। ये अमेरिका के हित में है, अमेरिका की जनता के हित में। ओवरसाइट। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा ब्रिगेडियर सर का। अच्छा सर, एक बात ना, उसकी इजराइल के ईरान के जो न्यूज़पेपर है उसमें एक संदेश लिख कर आया हुआ है, खबर लिखी आई हुई है उसमें कि वेलकम टू हेल। अगर अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड उतारता है तो वेलकम टू हेल का एक संदेश दिया गया है, और चेतावनी दी गई है कि यहाँ पे मत आइएगा, यहाँ से वापस चली जाइए आर्मी सोल्जर्स के लिए अमेरिकन। तो ये कितना घातक हो सकता है आने वाले समय के अंदर? क्या वाकई में बूट ऑन ग्राउंड मुमकिन है, और क्या एग्जिट प्लान है कोई? जी सर। ऐसा है, करोड़ी सर ने जो आपको बताया कि आगे खाई पीछे कुआं, ये सिचुएशन है। करोड़ी सर ने सजेशन भी दी कि अमेरिका को क्या करना चाहिए, परंतु जिस किस्म का अहंकार उसके दिमाग में है, क्या वो करेगा? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि ट्रंप की जो सोच है वो इर्रेशनल हो सकती है, परंतु उसके जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो इर्रेशनल काम नहीं करेंगे। अब ये एक छोटी सी आपकी दुखती रग है बॉडी बैग्स, वो भी हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस जो वॉर्स हुई हैं पिछले 50 साल में 100 साल में जो उनका बिहेवियर देखा है, उस पर हम कह रहे हैं कि दे डोंट वांट बॉडी बैग्स, देयर बॉडी बैग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। तो आपका क्या मतलब है कि अमेरिकन प्लानर्स जो होंगे वो बॉडी बैग के बारे में नहीं सोचेंगे? मैंने अभी आपको उनकी स्ट्रेंथ गिनाई, उन्होंने कब बोला कि हम अपनी रेगुलर फोर्सेस को ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए भेज रहे हैं? वो नहीं भेज रहे हैं। वो ला रहे हैं 3,500 मरीन कमांडोज मींस रेड्स एंड एक्सफिल्ट्रेट। वो ला रहे हैं पैराट्रूपर्स, रेड एंड कैप्चर एंड देन कंट्रोल एंड एक्सफिल्ट्रेट। वो ला रहे हैं स्पेशल फोर्सेस, रेड, डिस्ट्रॉय एंड एक्सफिल्ट्रेट। तो वो सारी की सारी प्लानिंग, ये जो पहले 5 दिन का मॉरिटोरियम दिया, अब 10 का कर दिया, तो ये सारी प्लानिंग चल रही है। क्योंकि अगर आगे खाई और पीछे कुआं है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन एक ही बचती है। जब आप ऐसी जगह फंसते हैं तो आप खाई को पाटने की कोशिश करेंगे, जंप करेंगे खाई से क्रॉस करने की, और उसके विकल्प ढूंढेंगे। तो वो जो मिलिट्री विकल्प जो है वो आज अमेरिका के पास है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने आपको बोला, जो ये गले की हड्डी बन गई है, या जिसको जगुलर वेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, चाहे अमेरिकन के साथ नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज या बाकी बोल रहे हैं कि भाई हम इसका हिस्सा नहीं है, दैट इज डिप्लोमेसी, बट उनको बोलो 20 कंट्रीज ने जो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या दिया है, 20 कंट्रीज ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया है। जर्मनी, फ्रांस, यूके अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ट्रुप्स हैं, वो ऑलरेडी मूव इन कर चुके हैं इंडियन ओशन में या उधर मेडिटेरेनियन में। और ईरान क्या कर रहा है?
ईरान के पास कहां से रसीद रसद आ रही है? कहीं से नहीं आ रही। ईरान के साथ अमेरिका, चाइना, हालांकि आज सुबह की खबर है अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। तो जब आएगी तब देखेंगे। परंतु आज की डेट में बोल रहा हूं कि मिसाइल खत्म होने की कगार पे हैं, और जो थोड़ी लंबी लॉन्ग रेंज वो अटैक कर रहे हैं, दे आर बेसिकली उनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी, बिकॉज उनका स्पेस प्रोग्राम भी चल रहा था, तो वहां पे उसको मॉडिफाई करके वो किसी तरीके से एक रॉकेट फायर कर देते हैं जो कि पहुंच जाता है अपने टारगेट पे। और वहां पे भी जो इजरायली पोर्ट्स हैं, जैसे करोड़ी सर ने बताया कि वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे उनके इजरायली पोर्ट्स हैं मेडिटेरेनियन में। हाइफा के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, परंतु ये जो टाइम बाय करा जा रहा है 10 दिन का, 15 दिन का, जो भी है, तो ये अपने पावर सोर्सेज को, अपने ऑयल डिस्पेंसिंग सोर्सेज को, वाटर सोर्सेज को, डिसैलिनेशन प्लांट्स को जितना जितना उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। सबको मालूम है कि अमेरिका अटैक करना चाहता था $10 बिलियन वर्थ पावर प्रोग्राम इन ईरान, जो पूरे ईरान को अंधकार में डाल देता। तो ईरान ने बोला हम भी अटैक करेंगे। तो ये सब चीजें मालूम है, ये लड़ाई का हिस्सा है। और जब ये लड़ाई शुरू होती है, प्लानिंग होती है किसी ऑफेंसिव के लिए या लड़ने के लिए, तो ये डिफेंसिव ऑप्स भी प्लान होते हैं कि हमारे पास दुश्मन के क्या क्या चीज, हम जो हमारी टारगेट्स है दुश्मन की रेंज में कहाँ है, तो उनको प्रोटेक्शन करने का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। तो कुछ आप सक्सेसफुल हो जाते हो, कुछ आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। तो जो बर्बादी है लड़ाई में दोनों तरफ होती है। अगर ये बोले कि मैं विक्टर हूं और जो दूसरा हार गया तो विक्टर के पास कुछ नहीं हुआ, वो क्लीन रहा, नहीं। तो ये इवन जब बॉडी बैग की बात में कर रहा हूं, इसमें भी जब ये आपके स्पेशल फोर्सेस जाएंगी तो इनकी भी कैजुअलिटीज होंगी, ये नहीं कि जीरो करके वापस आना है। तो उतनी एक्सेप्टेबल होती हैं, और जब प्लानिंग की जाती है मिलिट्री की ऑपरेशंस की, वो उसमें उसको फैक्टर किया जाता है, इतने हम खो सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, ग्राउंड ऑफेंसिव की आज से 15 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग, जो अगले दिन अखबार में लीक होगी किसी तरीके से। उसमें बड़ी क्लियर बात थी कि हेग्सेट ने बोला था ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए 2 लाख ट्रुप्स चाहिए। तो ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, भारत से आधा साइज है उसका, तो इट्स अ ह्यूज कंट्री। 2 लाख ट्रुप्स। और उन्होंने ये भी आंकलन किया कि 15,000 बंदों की कैजुअलिटी होने की आशंका है, 15,000। तो उन्होंने बोला इसलिए ये चीज ऑफेंसिव नहीं है। जब ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प बंद नहीं होते हैं, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका। ईरान के विकल्प बंद हो चुके हैं, हो रहे हैं और होंगे आगे। अमेरिका के आज नहीं होंगे। अगर उसको आज लग रहा है कि कोई हमारे साथ वैसे नहीं आ रहा, बयान तो दे रहे हैं सारे कंट्रीज कि वी आर नॉट विद यू, बट देन व्हाई आर दे सेंडिंग देयर ट्रूप्स इन द थिएटर? अपनी क्यों नेवल फोर्सेस को, सबमरीन्स को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अगर वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपनली परमानेंट करने का सैनिक विकल्प भी है, अगर वो करना पड़ा तो हम साथ दे रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, सिचुएशन के ऊपर क्या होता है देखा जाएगा। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में स्थिति ये है, कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा, वो इतने प्रेशर के अंदर है फ्रॉम ऑल ओवर कि उसको किसी तरीके से टेबल पे लाना है ईरान को, क्योंकि उसके पास जो खाई पाटने का जो है वो बहुत ही डेंजरस और खतरनाक एक ऑप्शन है। जो करेगा तो उसके लिए दुनिया भर में बर्बादी होगी, मानवता की बर्बादी मैं बोल रहा हूं, मैं किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा। वो अगर वो न्यूक्लियर हो जाता है तो इट इज एब्सोल्युटली फिनिश्ड। फिर तो समझ लो स्टोन एज भी खत्म हो गई है। क्योंकि अगर आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि दुनिया के अंदर आज की डेट में इन कंट्रीज के पास 6-6, 8-8 हजार के न्यूक्लियर बॉम्ब सबके पास हैं, जो मेन पार्ट हैं। 100 बॉम्ब भी अगर एस्टैब्लिश होते हैं तो पूरी दुनिया जो है एक्सप्लोड होते हैं न्यूक्लियर, दुनिया एक धुआं के गुबार में हो जाएगी। जब वो धुआं क्लियर होगा, वो धुआं आपकी ओजोन लेयर को ले जाएगा। तो सूरज की जो किरणें जिनको ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करती है, वो सीधी जब गिरेंगी तो वो एक्चुअल टेम्परेचर पे गिरेंगी, सब कुछ जल के स्वाहा हो जाएगा। तो ये एक किस्म की खतरनाक है, इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर म्यूचुअल म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। तो मैड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबको पता है इसका इस्तेमाल किया तो सब गए। तो इसलिए आज की डेट में उनकी कोशिश है किसी तरीके से टेबल पे आया जाए, जिसकी संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि अदरवाइज उसके अलावा जो नेक्स्ट विकल्प है वो होगा तो जरूर, पर वो बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक होगा मानवता के लिए, मैं बोल। जी ठीक है सर। करोड़ी सर, एक चीज और समझेंगे आपसे कि GD वैंस और नेतन्याहू के बीच में कुछ अनबन सी सुनने को आई थी, और खासतौर पर यही बात मेन रखी गई थी कि इजराइल ने ईरान का आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक की है। और क्या ये फ्रिक्शन है? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब भी इजराइल ने अटैक किया, चाहे वो गैस प्लांट्स को निशाना बनाया गया हो, चाहे ऑयल को निशाना बनाया गया हो,
तो अमेरिका का बयान सामने साथ में आता था कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। देखिए साहिल, इस तरह की काफी रिपोर्ट्स आई हैं। और जब वार शुरू हुआ तो पहले 4-5 दिन तक ट्रम्प खुद क्रेडिट ले रहे थे कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, डिसिमेट कर देंगे, जीतेंगे, इस तरह की बातें कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे को तो 4 लोगों ने फंसा दिया, जिनका नाम दिया अपने जवाई का, जो कुशनर हैं, एक सेथ का और रूबियो का और विटकोफ का। तो अब वो चारों को दूर करके वेंस के बारे में ये पहले से है कि वेंस और पेंटागन के कुछ लोगों ने पहले सलाह दी थी कि आप इस तरह का अटैक ईरान में मत करो, ये वेनेजुएला नहीं है, नाइजीरिया नहीं है, ये अमेरिका के लिए बहुत कॉस्टली होगा। उसमें वेंस उसके ओपिनियन के फेवर में थे। लेकिन ये जो 4 लोगों ने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ईरान अटैक कर देगा और हमारे लिए संकट हो जाएगा, और ट्रंप ने उनकी बात मान ली। और इसीलिए अब वो वेंस को आगे कर रहे हैं कि वेंस कहीं समझौता करवाए। धीमन साहब ने एक सेना की एक रणनीति बताई कि किस तरह से खाई पाटते हैं, क्या करते हैं। ये सेना की अपनी रणनीति होती है, लेकिन उन रणनीतियों को हम ग्राउंड पे लाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो अनएंटिसिपेटेड रिजल्ट्स निकल आते हैं। क्योंकि उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी होती है, एक पर्टिकुलर समाज होता है, उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती रणनीति। तो हम कमरे में बैठ के या कहीं एक जगह बैठ के रणनीति तो बना लेते हैं। अब अमेरिका के सामने है कि खरग आइलैंड है, उस पर कब्जा करे वो, जो उनका है। लेकिन खरग आइलैंड पे अकेले पे कब्जा करके अमेरिका नहीं रह सकता, उसको मेनलैंड ईरान में जाना ही पड़ेगा। और मेनलैंड में चले गए तो ईरान के पास अभी सोल्जर्स का है 2 लाख के करीब आईआरजीसी हैं और 6 लाख अन्य सेना है, 8 लाख सेना है। और अमेरिका अपने इतने सैनिकों को नहीं उतारेगा, क्योंकि अमेरिका में जो शहादत का कंसेप्ट ईरान में है वो नहीं है। अमेरिकन ये नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग वहां जाके मरें, समुद्र पार हमारे लोग क्यों मरें। ये अमेरिका के लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, वियतनाम से लेके आगे की सब घटनाओं में। तो अमेरिका कैजुअलिटी सहन नहीं करेगा। अमेरिकन सोसाइटी, ईरानियन में शहादत का कंसेप्ट है, वो कैजुअलिटी सहन कर लेंगे। और अगर अमेरिका ने अकेले ने ग्राउंड पे फोर्सेज उतार दी तो वो डेथ ट्रैप होगा। आई टेल यू, इसके अमेरिका के लिए अब अमेरिका सर्च में है कि किसको लिया जाए। और वो इस्लामिक कंट्रीज में 2 कंट्री को मोबिलाइज कर सकता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्री हैं, उनके पास ज्यादा सेना नहीं है और ट्रेंड भी नहीं है। टर्की और पाकिस्तान। जी। टर्की डिप्लोमेटिकली कहीं ज्यादा साउंड है, टर्की सेना नहीं भेजेगा, अपना एक सैनिक भी नहीं भेजेगा। मुनीर हैं, वो अमेरिका के बहुत नजदीक हैं। और ये जो कह रहे हैं ना 15 पॉइंट का ये आ रहा है, वेंस वहां पाकिस्तान आ रहे हैं। अल्टीमेट जो ट्रिक है ट्रंप की, वो ट्रिक ये है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाए। और पाकिस्तान को, जैसे उन्होंने बीएलए को पहले आतंकवादी घोषित कर दिया था, हम आपकी मदद करेंगे, टीटीपी को, बीएलए को कंट्रोल कर लेंगे, ये सब आश्वासन अमेरिका दे सकता है। जी। तो वो दूसरे देश के सैनिक चाहता है और उसमें पाकिस्तान को सम्मिलित करना चाहता है। पाकिस्तान अब कितना डिप्लोमेटिकली साउंड है, किस दिशा में जाता है, अमेरिका अकेला अपने सैनिक नहीं उतारेगा साहिल। इतने तो अमेरिकन पॉलिसी प्लानर समझते हैं। और जो ट्रंप ने शुरू में इन्वॉल्व होके इजराइल को फॉलो करके गलती की है, अब आगे वो ऐसी गलती नहीं करना चाहता कि डेथ ट्रैप में अमेरिका के सोल्जर्स को फंसा दे। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं। अब वो ग्रेसफुली निकलना चाहता है, वो ग्रेसफुली कैसे निकला जाए इस रणनीति की सोच में है। और आज 21वीं सदी के जो वार हैं, वो पुराने जो 20वीं सदी या 19वीं सदी के वार की तरह से नहीं है कि एक जीत गया एक हार गया। इनमें विन विन सिचुएशन होती है। और इस सदी में जितने भी वार हुए हैं, सब में दोनों का परसेप्शन ये रहा कि हम भी जीत गए, हम भी जीत गए। चाहे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जून का पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका का हो, इजराइल वाला हो, और उससे पहले भी अर्मेनिया या अजरबैजान, कंबोडिया और थाईलैंड, सब में यह हुआ कि विन विन का परसेप्शन होना चाहिए। अब वो अमेरिका इस सर्च में है कि विन विन सिचुएशन कैसे बने, क्योंकि वो ईरान को अगर ऐसे ही छोड़ के चले गए तो वो घायल नाग की तरह से है। जो अमेरिका के पीछे लोग हैं या अमेरिका ने जो यहाँ अड्डे बना रहे हैं,
या इन देशों के लिए संकट हो जाएगा जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हैं, बिल्कुल। तो वो ईरान को घायल करके छोड़ना भी नहीं चाहते और निकलना भी चाहते हैं। विन विन की सिचुएशन कैसे बने इसकी सर्च में है, तो वो कैसे बनती है ये तो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी कोई समझौते के या नेगोशिएशन के या मीडिएशन के कहीं कोई आसार नहीं लग रहे हैं। जी ओवर। जी, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान सर आपका धन्यवाद, और कुलदीप सिंह सर आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। आपने बड़ी अहम बातें रखी हैं, काफी अहम हो जाता है। मिडिल ईस्ट की युद्ध चल रहा है, तो देखना पड़ेगा अब आने वाले समय में किस ओर रुख करता है। ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनता जा रहा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती, ईरान की आक्रामक चेतावनियां और खाड़ी देशों पर बढ़ते हमले, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि हालत बेहद नाजुक है। अगर कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, चाहे वे तेल की कीमतें हो, सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या संवाद से समाधान निकलेगा या फिर युद्ध और गहराएगा। फिलहाल आज के द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Studying science at SP Smart School has made learning exciting. When I perform experiments in the chemistry lab, I understand every concept clearly. Practical exposure helps me to strengthen my conceptual part for NEET too. If you're not at SP Smart School, you're definitely missing a happy schooling. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.